नमस्कार। हिंदी साहित्य के जो बड़े प्रश्न आते हैं, क्योंकि छोटे प्रश्नों का तो अभ्यास हो जाता है, लेकिन बड़े प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, वो प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं। और आप देख रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के करने वाले हैं। प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो उत्तर के लिखने की शैली जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल एकदम बहुत ही अद्भुत शैली है। और इस तरीके से अगर आप परीक्षा में आंसर लिखते हो तो निश्चित रूप से आपका उत्तर बाकी बच्चों से हट करके होगा। दो चैप्टर हम करने वाले हैं। पहला है कार्नेलिया और देवसेना का गीत वाला चैप्टर, और दूसरा हमारा चैप्टर है वो है सरोज स्मृति निराला जी का। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बड़े वाले प्रश्न है, और निश्चित रूप से आपके परीक्षा में ये आए हुए पिछले वर्षों के अभ्यास प्रश्न भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि आह वेदना मिली विदाई। प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। देवसेना का गीत से लिया गया प्रश्न है। तो इसका भाव क्या है? भाव ये है, देखो उत्तर आपको परीक्षा में बिल्कुल इस तरीके से आंसर लिखना है। और ये जो आंसर मैं आपको दे रहा हूं ना, ये बाकी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सटीक, और बिल्कुल जो आपको एग्जाम में लिखना है ऐसा आंसर मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं। तो परीक्षा में आपको लिखना है कि देवसेना अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में अतीत की याद करते हुए यह कहती है, अपने जीवन के भूतकाल को याद करते हुए अपने अंतिम पड़ाव पर यह कहती है। इसका भाव यह है कि उसे जिंदगी से विदाई के तौर पर भी सिर्फ दर्द ही मिला। ध्यान देना, क्या कह रही है? वेदना मिली विदाई। अंतिम समय में भी मुझे वेदना मिली, विदाई के समय भी मुझे पीड़ा मिली। आगे क्या कहती है? उसने स्कंदगुप्त के प्रेम के भ्रम में पड़कर अपने जीवन की सारी मीठी उम्मीदों और अपने सपनों, जिसे मधुकरी कहा गया है, भिक्षा कहा गया है, को वैसे ही लुटा दिया जैसे कि कोई भीख में मिली जमा पूंजी को गंवा देता है। बड़ा एक एक शब्द की सटीक व्याख्या हमने करी है बच्चों, ध्यान देना। ये उत्तर आपको किसी पासबुक में नहीं मिलेगा, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो आंसर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। मैंने ऊपर यहां पे लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, सब कुछ आप ऊपर देख रहे हो। और ये सीरीज हमारी लगातार चालू रहेगी, लगातार आगे बढ़ेगी। हम प्रश्न वाइज, चैप्टर वाइज एक एक करेंगे। आगे लिखा है कि यह उसकी गहरी निराशा और पछतावे को दिखाता है। तो समझ में आया कि किस तरीके से आपको लिखना है इसका उत्तर। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा देखो, हमने इसमें दो चैप्टर एक साथ कर रहा हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि हमने जयशंकर प्रसाद साहब के दोनों गीत, सरोज स्मृति और देवसेना का गीत, नहीं देवसेना का गीत और कार्नेला का गीत, और साथ ही साथ निराला के सरोज स्मृति, दोनों चैप्टरों के मिला करके हमने ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किए हैं। तो आप इन्हें बड़े शानदार तरीके से तैयार करके जाना, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि सरोज स्मृति को शोक गीत क्यों कहा जाता है? इसका केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। अब बड़े ध्यान से समझना है प्रश्न को। पहली बात तो यह कहा गया है कि इसे शोक गीत क्यों कहा जाता है, और दूसरा है कि इस गीत का केंद्रीय भाव क्या है। तो देखो, सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का एक बेहतरीन शोक गीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कविता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी जवान बेटी सरोज की अचानक मौत पर लिखी थी। कितना सटीक आंसर लिखना है, मतलब बहुत सारे, जैसे अगर इसके हम सेंटेंस बनाते ना तो कम से कम 3-4 सेंटेंस बनते, लेकिन भाषा को, शब्दों को ऐसा पिरोया है कि एक सेंटेंस में आपने बहुत सारी बातें बता दी। आगे क्या लिखना है? इसमें उनका गहरा दुख, मातम और एक पिता की लाचारी झलकती है। इसका केंद्रीय भाव, क्योंकि प्रश्न दो भागों में है ना, इसका केंद्रीय भाव भी बताना है, तो इसका केंद्रीय भाव ऐसे आपको बताना पड़ेगा। और बीच बीच में हो सके तो आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी करते रहना, जैसे जहां आप केंद्रीय भाव बता रहे हो, जहां इसका भावार्थ बता रहे हो, तो उससे एग्जामिनर की दृष्टि आपके आंसर पर पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप तो देखो हर बच्चा कोई भी कर लेता है, लेकिन मुख्य समस्या बड़े वाले प्रश्नों में आती है। आपकी लेखन शैली जितनी शानदार होगी, आपका उत्तर जितना शानदार होगा, उतना ही आप बाकी बच्चों से आगे बढ़ोगे। इसलिए ये ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। केंद्रीय भाव है एक भाग्यहीन पिता का अपनी बेटी को खोने का दर्द और जीवन भर के संघर्षों से जन्मी निराशा है। ये इसका केंद्रीय भाव है।
आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। बच्चों, जो सीरीज हमने चालू करी है ये हिंदी साहित्य की पर डे 2-2 चैप्टर हम आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 2 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो प्रश्न 20-20 की सीरीज में मैं लाऊंगा। इस 20-20 की सीरीज में पहला भाग और दूसरा भाग, क्योंकि एक ही सीरीज में एक ही वीडियो में पूरा 20 प्रश्न पूरे करवाना बड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में इसको हम करने वाले हैं। तो तीसरा हमारा प्रश्न यह है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? देवसेना का गीत। अब देखो, यही प्रश्न आपकी किताब में भी मिलेगा आपको, और इसका उत्तर आपको बहुत जगह मिलेगा, पासबुकों में मिलेगा और कहीं जगह मिलेगा, वो सब कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेकिन ये जो आंसर है ना, ये आंसर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सटीक और शानदार आंसर आपको ये लिखना है। पहले लिखेंगे उत्तर, कवि ने आशा को बावली यानी पागल इसीलिए कहा है क्योंकि आशा दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं। ध्यान देना, देवसेना को पता था कि स्कंदगुप्त उससे प्यार नहीं करते हैं। वो किससे प्यार करता था? विजया से। फिर भी उसके मन में एक उम्मीद थी। जब जिंदगी के आखिरी हिस्से में स्कंदगुप्त ने प्रेम प्रस्ताव रखा तो इसी बावली आशा ने फिर से जागने की कोशिश की, जिससे उसे और दर्द मिला। इसीलिए उसने अपनी आशा को बावली, पागल, पगली कहा है। आए समझ में? चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, ये रहा आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न एक बार फिर से सरोज स्मृति से लिया गया है कि सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब निराला जी ने जो अपनी कविता में जो वर्णन किया है उसको आपको अपने भाषा में, अपने शब्दों में उसका वर्णन करना है। तो आप लिखेंगे कि निराला ने सरोज के दुल्हन रूप का सजीव चित्रण किया है। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी, नत नयनों से आलोक उतर और होठों पर बिजली जैसी कंपन थी। कवि को उसमें अपनी स्वर्गीय पत्नी की झलक दिखाई दी। सरोज की खूबसूरती में पवित्रता, नए जीवन का भरोसा और एक गहरी खुशी का भाव समाया हुआ था। यह है उसके नववधु रूप का वर्णन। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, आगे तो बढ़ रहा हूं मैं, लेकिन अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करिए, आप इसे हाइप करिए, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, सारी क्लासें हम इसी तरीके से हर चैप्टर आपको कवर करवा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी 7 बजे, बिल्कुल 7 बजे हमारी लाइव क्लास आती है। लाइव क्लास में हम एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न करते हैं। शाम को 7 बजे है ना, शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास आएगी, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करेंगे, जहां पे हम एमसीक्यूज टाइप के रिक्त स्थान वाले वन लाइनर प्रश्न जो होते हैं वो हम उस लाइव क्लास में करते हैं। तो मिलते हैं लाइव क्लास में शाम को 7 बजे। और ये क्लास जो है अगर पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, अगली क्लास आपको किस पर चाहिए या फिर ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। चौथा प्रश्न हो गया हमारा। पांचवा प्रश्न देखो, अगला देखो क्या लिखा हुआ है कि कार्नेलिया का गीत में बताएगी भारत की कोई 3 खूबियां बताइए। कार्नेलिया के गीत जो कविता है उसमें भारत की 3 विशेषताओं को आपको बताना है। तो देखो, पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है सबको शरण देने वाला। यहाँ अनजान लोगों को भी सहारा मिलता है। इस भारत भूमि पर, ये भारत भूमि जो है ये किसी भी अनजान को शरण देने वाली भूमि रही है। दूसरी विशेषता है प्राकृतिक सुंदरता। भारत की सुबह की लालिमा भरी और सुहानी होती है। जैसे उसने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए भारत की सुंदरता का वर्णन किया है। और तीसरा है, ये भारत भूमि करुणा का भाव से भरी हुई है। यहाँ के लोगों की आंखों में दूसरों के लिए दया और करुणा का जल भरा हुआ होता है। तो ये 3 विशेषताएं आप बता सकते हो। अब ये प्रश्न आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से नए प्रश्न बनते हैं। बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्लास को कंप्लीटली देखना है। अगर टॉपर बनना है तो ये प्रश्नों का अभ्यास कर लेना। अगर आपने इन प्रश्नों का अभ्यास कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी शानदार होगी।
और मुझे कमेंट में बताइए कि क्लास वास्तव में कैसी लगी आपको। अगर पसंद आ रही है तो मैं इसी प्रकार के और बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊंगा। छठा प्रश्न देखो, कवि को अपनी पुत्री का विवाह पारंपरिक तरीके से अलग क्यों करना पड़ा? कवि कहता है ना आमूल नवल, कवि ने सरोज के विवाह को आमूल नवल कहा है। तो दूसरा प्रश्न यह भी आ सकता है कि कवि ने इसे आमूल नवल क्यों कहा है, या इस विवाह को पारंपरिक तरीके से अलग क्यों करना पड़ा? तो देखो, पहली बात तो थी सामाजिक विरोध, वे दिखावे और दहेज के खिलाफ थे, बड़े क्रांतिकारी थे निराला जी। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी आर्थिक तंगी, उनके पास भारी खर्च के लिए पैसे नहीं थे। तीसरी बात क्या थी? तीसरा पॉइंट था अकेलापन, पत्नी की मृत्यु के बाद वे समाज और रिश्तेदारों से कट चुके थे, इसलिए कोई आमंत्रण नहीं भेजा गया। और चौथी बात थी मां की अनुपस्थिति, यानी सरोज की मां नहीं थी, इसलिए पारंपरिक रस्में नहीं हो पाई। इतनी सारी बातें थी। आपने पहले पढ़ा होगा कि सिर्फ इतनी सी बात थी कि सरोज की मां नहीं थी, इसलिए इस विवाह को आमूल नवल कहा गया है। ठीक है, आमूल नवल कहा गया, लेकिन वो एक ही कारण नहीं था, इतने सारे कारण थे कि वो दहेज के खिलाफ थे, वो दिखावे के खिलाफ थे, उनके पास आर्थिक तंगी थी, पैसा नहीं था, साथ ही साथ वो समाज से कट चुके थे, सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा, वो अकेले थे, पत्नी नहीं थी। तो ये सब कुछ चीजें मिला करके आप ये कह सकते हो कि निराला ने इस सरोज के विवाह को पारंपरिक तरीके से अलग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, सातवां प्रश्न देखो आप। सातवां प्रश्न है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में यह विहाग की तान उठाई, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताइए। देवसेना का गीत से लिया गया प्रश्न है। तो पहले तो देखो आपको इसका लिखना है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में क्या लिखोगे कि देवसेना जीवन संघर्षों से थक चुकी थी, अपनी अंतिम अवस्था में थी। स्कंद गुप्त का प्रेम प्रस्ताव उसे आधी रात के विहाग राग जैसा लग रहा था, क्योंकि अब स्थिति नहीं थी, वृद्धावस्था थी, जो उसके शांति को भंग कर रहा था। शिल्प सौंदर्य इसका क्या है? श्रमित स्वप्न में मानवीकरण अलंकार है, भाषा तत्सम प्रधान और संगीतमय है, और गहन विपिन में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना, गहन विपिन न के कारण अनुप्रास अलंकार आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि कवि को शकुंतला की स्मृति क्यों आई? सरोज स्मृति में वर्णित प्रसंग अभिज्ञान शकुंतलम के प्रसंग से किस प्रकार भिन्न है? सरोज स्मृति कविता से लिया गया प्रश्न है। तो पहले तो समानता क्या थी दोनों में, ध्यान देना। शकुंतला की तरह सरोज भी मां के बिना थी और पिता ने ही उसका पालन पोषण किया था। भिन्नता क्या थी? शकुंतला की विदाई में पूरा आश्रम दुखी था, पर कण्व ऋषि के साथ लोग थे। पूरा आश्रम दुखी था, लेकिन वो अकेले नहीं थे। जबकि सरोज की विदाई में निराला बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था। हमने पहले भी देखा कि समाज का विरोध उनको झेलना पड़ा था। शकुंतला की मां ने उसे छोड़ा था, जबकि यहां पर सरोज की मां की मृत्यु हुई थी, उसे छोड़ा नहीं गया था। तो ये कुछ समानता है और ये कुछ असमानता है, इसीलिए वो उससे, ये कविता जो है वो उससे भिन्न है। ठीक है, तो देखो 8 प्रश्न मैंने किए हैं। अभी प्रश्न तो टोटल 20 है बच्चों, लेकिन अभी क्लास काफी लंबी हो रही है, तो हम 10 प्रश्न करेंगे इस चैप्टर में, और बाकी प्रश्न हम पार्ट 2 में करेंगे। इसका सेकंड पार्ट में आपके लिए लेकर के आऊंगा। प्रश्न अगला क्या है कि देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे? तो देखो, परिवार का नाश, पहली बात तो हूणों ने जब आक्रमण किया था, तो हूणों के हमले में भाई और पूरा परिवार जो है वो मारा गया। दूसरी बात क्या थी? प्रेम में असफलता, स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को अस्वीकार कर दिया था। तीसरी बात क्या थी? जीवन संघर्ष, उसे जीवन यापन के लिए भीख मांगनी पड़ी थी। और चौथी बात क्या थी? अंतर्मन का द्वंद्व, भीतरी द्वंद्व। जीवन के अंत में स्कंदगुप्त के प्रस्ताव ने उसकी शांत वेदना को फिर से जगा दिया था। तो इसलिए आप कह सकते हो कि देवसेना की हार या निराशा के इतने सारे कारण थे। ठीक है, एक बार फिर से, परिवार का नाश, प्रेम में असफलता, जीवन संघर्ष और अंतर्मन का द्वंद्व। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखो, अगला स्वरोज स्मृति पाठ से एक और प्रश्न कर लेते हैं हम कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए कवि के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालिए।
तो आपको लिखना है कि इस पंक्ति का आशय है कि दुख निराला के जीवन का स्थायी भाव रहा है। उन्होंने जीवन में लगातार मौतें देखी थी। माँ की मृत्यु, पिता की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु, बेटी की मृत्यु, ये भयंकर गरीबी, साहित्यिक विरोध और सामाजिक अकेलापन इन्होंने झेला था। बेटी की मौत के समय उनके पास कहने के लिए कोई नया दुख नहीं था, नहीं बचा था, क्योंकि पूरा जीवन ही एक त्रासदी जो है वो इनकी रहा था। तो हमने 10 प्रश्न किए हैं। अभी हमारे पास प्रश्न बहुत हैं बच्चों, 20-20 प्रश्न हमने रेडी किए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी हम करेंगे, लेकिन वो लाइव क्लास में करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, लाइव क्लास शाम को 7 बजे आएगी। अब आपको मुझे ये बताना है ये क्लास कैसी लगी। अगर आप इसे चाहते हैं तो बिल्कुल इसे कंटिन्यू करेंगे, और न केवल इसमें कंटिन्यू करेंगे बल्कि बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उनमें भी हम इस प्रकार के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, बड़े प्रश्न, वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा शानदार उत्तरों के साथ में, और ऑब्जेक्टिव टाइप के रिक्त स्थान के और वन लाइनर प्रश्न हम लाइव क्लास में कर लेंगे। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 की बेस्ट तैयारी आपकी हो जाएगी, और निश्चित रूप से आप जो है वो टॉपर बनेंगे। बिल्कुल आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, विद कॉन्फिडेंस आप एग्जाम देकर के आओगे। क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे आपको सब कुछ लिखना है, पेन यूज, बस सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बस आप तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपसे निवेदन इतना है, क्लास को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।